गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। किरचॉफ का सेकंड लॉ आज हम डिस्कस करते हैं। सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ, इस सेकंड लॉ को अपन डिस्कस करेंगे आज। देखो, सबसे पहली चीज, किरचॉफ का जो सेकंड लॉ होता है वो ऑलवेज क्लोज पाथ के लिए वैलिड होता है। क्लोज्ड पाथ के लिए वैलिड होता है, लूप के लिए वैलिड होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखोगे। और ये क्या कहता है किरचॉफ लॉ, किसी भी क्लोज पाथ या किसी लूप के लिए अगर अपन बात करें, एल्जेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, एल्जेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज जीरो। मतलब समेशन वी इज इक्वल टू हमेशा ऑलवेज कितना होता है, जीरो। फॉर ए क्लोज सर्किट या फॉर ए क्लोज लूप द एल्जेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी या विल बी इक्वल टू जीरो। समेशन बी इज इक्वल टू हमारे पास जीरो होता है। अगर मैं ये कहता हूँ कि जो सर्किट हमारे पास गिवन है, उस सर्किट के अंदर मैंने क्या काम में ले रखे हैं, सेल काम में ले रखे हैं। अगर मैं प्रतिरोध काम में लेता हूँ तो प्रतिरोध के सिरों पर या रेजिस्टेंस के सिरों पर यदि हम बात करते हैं तो पोटेंशियल वी नो डैट, बोलो कितना होगा, V इज इक्वल टू IR। और सेल का बच्चों क्या होगा, EMF E होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी क्लोज सर्किट के अंदर सेल के EMF और रेजिस्टेंस के अक्रॉस जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, सबका समेशन हमारे पास कितना होता है, जीरो। इसकी दूसरी डेफिनेशन और देता हूं मैं, जितने भी सेल के EMF दे रखे हैं उनका एल्जेब्रिक सम कर दूं। और नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, आर के अक्रॉस जितने भी हमारे पास दे रखे हैं IR, उनका भी अपन क्या कर देते हैं, समेशन कर देते हैं। तो इसका मतलब एल्जेब्रिक सम ऑफ द EMF, एल्जेब्रिक सम ऑफ द EMF is equal to algebraic sum of the potential difference across the resistance। ठीक है, तो दो तरीके से इसकी डेफिनेशन देते हैं। दोबारा सुनो, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है। सेल तथा प्रतिरोधकों से संयोजित, क्या बोला मैंने, सेल तथा प्रतिरोधकों से संयोजित किसी बंद परिपथ में, क्या क्या यूज कर रखे हैं बताओ, सेल और प्रतिरोध। सेल तथा प्रतिरोधों से संयोजित किसी बंद परिपथ में वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इन ए क्लोज सर्किट विच इज मेड बाय द सेल एंड रेजिस्टेंस द एल्जेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल विल बी जीरो, या एल्जेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ का सेकंड लॉ दूसरी तरीके से ऐसे कह सकते हैं, सेल तथा प्रतिरोधों से संयोजित किसी बंद परिपथ में, इस बात का ध्यान रखोगे, बंद परिपथ काम में लेना है, क्लोज सर्किट या लूप। बंद परिपथ में सेलों के विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग, एल्जेब्रिक सम ऑफ द EMF ऑफ द कनेक्टेड सेल इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। सेल के विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न वोल्टताओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। समेशन E इज इक्वल टू समेशन IR। और बच्चों ध्यान रखना, किरचॉफ का जो सेकंड लॉ होता है बहुत इंपॉर्टेंट लॉ होता है, बहुत काम का नियम होता है। इसमें अपने पास क्या होती है, कुछ फैसिलिटी ऐसी होती है कि जिससे हम किसी भी टफ से टफ सर्किट को अपन क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसा भी टफ से टफ सर्किट दे रखा हो उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ। किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है ना, वो ऊर्जा संरक्षण नियम को फॉलो करता है। ऊर्जा संरक्षण नियम की अनुपालना करेगा, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करेगा, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करेगा। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण नियम की अनुपालना करेगा। और इससे पहले बच्चों मैंने बताया था, वो ध्यान है आपको, फर्स्ट जो लॉ था वो आवेश संरक्षण को, चार्ज कंजर्वेशन, और ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है। अगर स्टेटमेंट आए तो स्टेटमेंट तो आप दे दोगे, समेशन B इज इक्वल टू जीरो या समेशन E इज इक्वल टू समेशन IR। किरचॉफ के सेकंड लॉ के द्वारा सर्किट को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके कुछ रूल दे रखे हैं। मतलब समेशन IR है तो किसको पॉजिटिव लोगे, किसको नेगेटिव लोगे, ऐसे ही समेशन E में किसको पॉजिटिव लोगे, किसको नेगेटिव। अब बच्चों मेरी बात सुन लो ध्यान से, कंफ्यूज नहीं होना है। हमारे पास बुक में जो रूल दे रखे हैं सर्किट को सॉल्व करने के लिए, वो इसके हिसाब से दे रखे, समेशन E इज इक्वल टू समेशन IR के हिसाब से। लेकिन मैं जो आपको क्वेश्चन कराऊंगा वो क्वेश्चन हमेशा इससे कराऊंगा, समेशन B इज इक्वल टू जीरो से। इसमें आप गलत कर सकते हो लेकिन इसमें कहीं भी गलती नहीं होगी, इसलिए न्यूमेरिकल के अंदर
मैं इसी लॉ से आपको क्वेश्चन कराऊंगा समेशन बी इज इक्वल टू 0 से। तो पहले तो बुक में इसके हिसाब से क्या दे रखे हैं वो सुनो, समझना मेरी बात। एक सर्किट बना देता हूं जिससे हमारे पास इजी वे में सारी कंडीशन समझ में आ जाएगी कि हम चाहते क्या हैं। ये मेरे पास एक सर्किट गिवन है, मैं चाहता हूं मुझे इस वाली ब्रांच में करंट चाहिए, इस वाली ब्रांच में करंट चाहिए, इस वाली ब्रांच में करंट चाहिए, किसी भी ब्रांच में करंट निकाल सकता हूं। इसके अक्रॉस मुझे पोटेंशियल चाहिए, इसके अक्रॉस पोटेंशियल, ऐसे जहां पे इस तरीके के डिफ़िकल्ट सर्किट दे रखे उनको हम किरचॉफ सेकंड लॉ से ही इसको सॉल्व करते हैं। पहले मैं आपको रूल इसके हिसाब से बता देता हूँ, आपकी बुक में रूल्स क्या दे रखे हैं। रूल नंबर 1 क्या चीज़ है हमारे पास, हम अपनी इच्छा अनुसार जो सुइटेबल है अकॉर्डिंग टू अस, हमारे अनुसार जो हमें इच्छा कर रही है, हर ब्रांच के अंदर करंट मानोगे, ब्रांच के अंदर करंट डिसाइड करेंगे, ब्रांच के अंदर हम करंट को क्या करेंगे बताओ, डिसाइड करेंगे। और ये जो करंट होगा वो होगा अननोन करंट, मतलब हर शाखा के अंदर हम अज्ञात धारा निर्धारित करेंगे। अज्ञात धारा का मतलब जैसे मैं कह देता हूँ इस ब्रांच के अंदर I1 करंट चल रहा है, मैं कह देता हूँ बच्चों इस करंट के इसके अंदर I2 करंट चल रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी ब्रांच एक ही है तो इसमें करंट I1 ही रहेगा, ये पूरी ब्रांच एक ही है तो इसमें करंट कितना रहेगा I2। अब एक ब्रांच ये बची ना, अब बच्चों ये बताओ ये I1 है ये I2 है, तो यहाँ पर ये दोनों मिक्स होगी तो ये I3 करंट निकल जाएगी और I3 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, I1 प्लस I2 के। अब बात सुनना, हम लोग हमारे अनुसार क्या डिसाइड करेंगे बताओ, अननोन करंट किसी भी डायरेक्शन में मेजर कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में। मानो कोई कह रहा है सर हमेशा प्लस से करंट निकलता है, और मैंने तो सर करंट की डायरेक्शन ऐसे मान ली, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा हो जैसे मानो, चाहे करंट ऐसे मानो चाहे करंट ऐसे मानो, आपकी इच्छा हो जिस तरीके से हम करंट मान सकते हैं। आगे बात समझ में क्या होगा, अगर आपका आंसर सॉल्व करने के बाद प्लस आ रहा है तो समझ जाना जो डायरेक्शन आपने ली है वो सही है, और अगर आपके पास आंसर माइनस का आ रहा है तो समझ जाना हमने जो डायरेक्शन ली है वो गलत है। बाकी इससे कोई डिपेंड नहीं है कि सर ऐसे लेंगे तो आंसर अलग आएगा और ऐसे लेंगे तो आंसर अलग आएगा। अब बच्चों मुझे बताना इस सर्किट के अंदर मैंने कितने करंट माने, 3, I1 I2 I3। हमें अननोन करंट मानने लेकिन कम से कम मानने पड़ेंगे, क्योंकि जितने आप अननोन क्वांटिटी मानोगे उतने ही हमें समीकरण चाहिए। 3 अज्ञात राशि मानोगे तो 3 ही मुझे इक्वेशन चाहिए, 3 समीकरण। तो एक काम कर सकते हैं कि जब I1 इसमें चल रहा है I2 इसमें चल रहा है तो I3 की जगह बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, I1 प्लस I2, किरचॉफ के फर्स्ट लॉ से। यहाँ करंट आ रहा है तो इससे बाहर निकलेगा तो कितना करंट बाहर निकल जाएगा, I1 प्लस I2। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखोगे, कम से कम अननोन करंट मानने हैं, आपकी इच्छा हो जिस डायरेक्शन में अपन मान सकते हैं। अब हम लूपों को डिसाइड करेंगे, जैसे ये लूप नंबर 1 और ये लूप नंबर 2, 2 लूप मैंने माने, ये लूप नंबर 1 ये लूप नंबर 2 मान लिए, कोई दिक्कत, बड़े ध्यान से देखना आपको, 2 लूप मैंने माने। अब क्या करना है, 2 कंडीशन हमारे पास जनरेट होगी, जैसे रेजिस्टेंस R दे रखा है, इसके अंदर करंट चल रहा है I, ठीक है ना। अब क्या होगा, लूप में हम जिस टर्मिनल से स्टार्ट करेंगे उसी टर्मिनल पे जाकर वापस आ जाएंगे, यही तो हुआ। लूप को मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे चले वापस यहाँ पे आ गए, यहाँ से चलोगे तो ऐसे चलोगे वापस यहीं पे आ जाओगे। अब चलने के तरीके में क्या होगा, एक तो हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं और एक मैं करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हूँ। 2 केस हमारे सामने आएंगे, एक तो हम करंट की डायरेक्शन में चलेंगे, एक हम करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। तो पोटेंशियल तो IR ही होगा, लेकिन अगर करंट की डायरेक्शन में चलेंगे तो अपन इसको लेके चलेंगे प्लस IR, और यदि अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो बोलो क्या लिखोगे बच्चों, माइनस IR। तो R के स्रो पर पोटेंशियल जो आप लेके चलोगे रेजिस्टेंस के अक्रॉस, वो प्लस माइनस कैसे डिसाइड करोगे, ये चीज़ मैंने आपको क्लियर की।
अगर करंट की डायरेक्शन में हम चलते हैं तो आंसर लिखोगे प्लस के आई आर, और अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे तो आंसर लिखोगे बोलो क्या, माइनस आई आर। इन द डायरेक्शन प्लस आई आर, इन द अपोजिट डायरेक्शन माइनस आई आर। ओके, अभी पता लग जाएगा, इस सर्किट में काम मिलेंगे। तीसरी चीज़, अब बैटरी की बात करते हैं। तो बैटरी के अंदर दो केसेस हमारे पास जनरेट होंगे, या तो हम इस तरीके से चलेंगे या हम इस तरीके से चलेंगे। मतलब बैटरी के प्लस से माइनस की तरफ चलेंगे या फिर चलेंगे माइनस से प्लस की तरफ। अब मैं जो रूल बता रहा हूँ वो इसके हिसाब से बता रहा हूँ, इस वाले रूल के हिसाब से। इसमें क्या करोगे, अगर ऐसे चलते हैं तो जिस टर्मिनल से हम बाहर निकलते हैं उसका सिंबल लगा देते हैं। इसमें प्लस से बाहर निकलते हैं तो ये अपन प्लस ई लगा देते हैं। ये तो हुआ अकॉर्डिंग टू बुक, अकॉर्डिंग टू बुक, जिसमें हमें ये रूल सॉल्व करना है, समेशन ई इज इक्वल टू समेशन आई आर। ठीक है, अपने निर्धारित करो, अननोन करंट मानो, ऐसे चलोगे तो प्लस, अपोजिट चलोगे माइनस आर। मैं केवल जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो इस रूल से कराऊंगा। इसमें हमें क्या करना है वो सुन लो बस। इसमें तो मैं क्या कह रहा हूँ, जिस टर्मिनल से बाहर निकलोगे उसका सिंबल लगाना है ना, क्योंकि इधर आया, जैसे इधर माइनस ई आया, अगर मैं इसको इधर लेके गया तो प्लस हो जाएगा ना, सिंबल चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब, अगर मैं इस रूल को यूज़ करता हूँ, इस वाले रूल को, तो आप तो कहोगे जिस टर्मिनल में एंटर करोगे उसी का निशान लगा दोगे। ऐसे एंटर करूँगा तो माइनस का निशान लगा दूंगा, ऐसे एंटर करूँगा प्लस का निशान लगा दूंगा। बस इतना सा चेंज है। बाकी इसके हिसाब से इसने ये नियम दे रखा है, और मैं इससे नहीं कराऊंगा क्योंकि आप गलती करोगे इसमें। हम इससे सॉल्व करेंगे समेशन बी इज इक्वल टू 0। और क्या यूज़ करना है आपको, जिसमें एंटर करोगे उसी का निशान लगाना है। ठीक है ना। अब कोई कहता है सर इसके लिए इक्वेशन बनाओ लूप 1 में, कि लूप 1 की इक्वेशन हमारे पास क्या होगी। चेक करें बच्चों, लूप 1 की इक्वेशन यहाँ से चल रहा हूँ, देखना करंट कितना चल रहा है, I1 R1। तो R1 के अक्रॉस बताओ कितना होगा, बोलो I1 R1। करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं इसलिए प्लस लोगे, I1 R1, I1 ही करंट तो चलेगा ये, तो I1 R1। यहाँ पहुँच गए, अब नीचे चले, ऐसे नीचे आ गए, अब भी करंट की डायरेक्शन में चल रहे, तो R2 के सिरों पर बोलो कितना होगा, R2 इंटू बोलो कितना, I1 प्लस I2। इस पॉइंट पर पहुंच गए, अब भी करंट की डायरेक्शन में चल रहे, बोलो क्या लिखोगे, I1 R4, I1 R4। इधर पहुंच गए, बैटरी के कौन से टर्मिनल जिसमें प्रवेश करोगे उसी का ही सिंबल लगाना, बोलो कितना, माइनस E1, और बोलो इक्वल टू, आपके पास आंसर कितना हो गया, 0। ये इक्वेशन बन गई। दोबारा देखते हैं, I1 R1, यहाँ से चले I1 प्लस I2 इंटू R2, यहाँ पे निकाला I1 R4 माइनस के E1, वापस यहीं पहुँच गए, इक्वल टू 0। तो लूप 2 में खुद बना सकते हो क्या, लूप 2 में क्या इक्वेशन बनेगी। अब आपकी इच्छा हो जैसे चलो, चाहे ऐसे चलो क्लॉकवाइज। किसी ने कहा सर आप तो ऐसे चल रहे थे, इस तरीके से तो चला था बच्चों में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या डायरेक्शन चेंज हो जाएगी क्या, या ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी क्या। चेक करते हैं, उल्टा चलते हैं, ऐसे चलो आप, यहाँ से चल लेते हैं और यहीं पे वापस आ जाएंगे, यहाँ से चलेंगे यहीं पे वापस आ जाएंगे, या यहाँ से चल लो उल्टे चल लो, ऐसे वापस यहीं आ जाओ। चलो किस में एंटर हुए, E1। आगे बोलो अपोजिट डायरेक्शन माइनस I1 R4, करंट की अपोजिट डायरेक्शन माइनस के I1 प्लस I2 इंटू R2। करंट चल रही है ऐसे, हम चल रहे हैं ऐसे, वापस माइनस I1 R1 इज इक्वल टू 0। अब इस वाली इक्वेशन को देखो, और बच्चों इस वाली इक्वेशन को बहुत से करेंगे साहब यहाँ I1 R1 प्लस का है, यहाँ I1 R1 माइनस का, ये तो चेंज हो गए। अरे उल्लुओं, इसके अंदर माइनस को कॉमन लो, चेक करना, माइनस E1 ये हो जाएगा प्लस I1 R4, ये प्लस के हो गए I1 प्लस I2 इंटू R2, ये हो गया प्लस का I1 R1 इज इक्वल टू, बोलो कितना हो गया, 0। अब चेक कर लो, -1 लिया तो 0 में चला गया। चेक करो, I1 R1 I1 प्लस I2 R2, I1 प्लस I2 R2, I1 R4 माइनस E1 हैंस प्रूफ। क्लियर। अब सेकंड इक्वेशन बना सकते हो क्या आप,
सेकंड इक्वेशन पहले खुद बना के देखो, फिर मैच करना। कैसे भी चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम ऐसे चल रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट करूं बताओ? इस पॉइंट से स्टार्ट कर देता हूं, यहीं पे वापस आ जाऊं। करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं। I1 प्लस I2 इनटू बोलो कितना R2, कौन से में प्रवेश किए? -E2। आगे चले करंट की डायरेक्शन में I2 R3 और इज इक्वल टू बोलो कितना हो गया? 0। तो ये इक्वेशन बोलो किसकी निकली? लूप 2 की इक्वेशन निकली। तो मैंने आप लोगों को इक्वेशन बनाना सिखाया है कि इक्वेशन हम कैसे बनाते हैं। कोई भी सर्किट हमारे पास दे रखा है, उस सर्किट से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्लासेज में मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड एग्जाम्पल कराऊंगा कि इसको हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।